भ्रमित कर दिया है, असमंजस में डाल दिया है कि किस तरफ अब बढ़ा जाए। या तो अपना पुराना एजेंडा जो नफरत का है, बांटने का है, क्या इसको लेके आगे बढ़ा जाए। क्योंकि आप देखिए कल की ही बात है, कल ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय किया गया कि वह दो मुद्दों को लेकर 2024 का चुनाव लड़ेगी। पहला कि हमारी जो हिंदुत्व की जो लाइन है वो, और दूसरी भारत की जो विरासत है। अब वो विरासत शब्द के एक लंबा चौड़े बहुत अलग हो सकती है कि विरासत क्या है। विरासत साझा संस्कृति की विरासत है, या उनके हिसाब से जो बहुलतावादी जो लोग हैं उनकी अपनी संस्कृति की विरासत है, ये एक अलग बात है। अब मुसलमान लोगों के ऊपर अब उन्होंने कहा, देखिए भारत की राजनीति किस मोड़ पे आ खड़ी हुई है कि सीधे सीधे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह तय हो रहा है कि आपको किस जाति के लोगों से मिलना है, आपको किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना है। आप सोच रहे हैं कि आप भारत को जोड़ रहे हैं, लेकिन आप तो और उस विभाजन रेखा को गहरी कर रहे हैं, सीधे सीधे बता के कि भाई ये जो दो लोग हैं, पसमंदा मुसलमान जो हैं और बोहरा समाज है, इनको आप ये कीजिए, बाकी लोगों का क्या होगा। उसका कारण यह है कि लगभग 85% जो है भारत में पसमंदा मुसलमान है। बोहरा संप्रदाय मुझे ऐसा लगता है पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है, गुजरात के कारण। लेकिन इन मुसलमानों को साधने के लिए अब आप नए सिरे से प्रयास करना चाहते हैं। अब ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? इनके सदस्यों को पूछना चाहिए जो कहते थे कि भाई कांग्रेस जो है उसने कांग्रेस ने मुसलमानों का केवल तुष्टीकरण किया, ये क्या है। मैं आपको बताऊं, पहले से भारतीय जनता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विंग है जिसका नाम है राष्ट्रीय मुस्लिम संघ, राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद ऐसा कुछ है। एक मिस्टर विराग का कि उसके अध्यक्ष है, नागपुर से संचालित होती है। अब उन्होंने अभी तक पिछले सालों में क्या किया, कितने मुसलमान लोगों को अपने साथ जोड़ा, कितने लोगों को उन्होंने विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाया। कुल जमा भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को एक ही पद देती है। वो पद जो देती है वो है कि उनका जो अल्पसंख्यक आयोग होता है उसमें किसी अपने शहर के किसी मुसलमान को, अच्छे से मुसलमान को देख के उसका अध्यक्ष बना देते हैं। या दूसरा, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जो है इनके बड़े नेताओं के दामाद बनकर जाते हैं। यही दो जो है सबसे ज्यादा मुस्लिमों का जो लगाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ है। आपको पता है बहुत सारे बड़े नेता हैं आरएसएस के जिनके जो दामाद हैं वो मुस्लिम हैं। लेकिन अब ये जो बात हो रही है कि आप इन लोगों से मिलिए। अब आप ऐसा कीजिए कि अपने सदस्यों को, अपने बूथ के जो प्रभारी हैं, पन्ना प्रमुख हैं, इनको लिस्ट ही दे दीजिए कि आपको इतने दलितों से मिलना है, आपको इतने मुसलमानों से मिलना है, आपको इतने ईसाइयों से मिलना है। तो ये जो है आप नफरत को जो फैला रहे हैं उसको आप पूरा का पूरा एक राष्ट्रीय प्रोग्राम बना रहे हैं, अपना पार्टी स्तर का एक प्रोग्राम बना रहे हैं और आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप इनसे मिलिए। आपको याद होगा कुछ समय पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि मुस्लिम जो है हमारे भाई हैं, हमारा डीएनए एक है, हमारी साझा संस्कृति रही है। तब से लेकर आज तक उस बात को कम से कम 1 साल सवा साल हो गया। उसके बाद से आरएसएस ने या बीजेपी ने कोई ऐसे प्रयास नहीं किए कि मुस्लिमों को अपने साथ लाया जाए। असली बात यह है कि मुस्लिमों को साथ लाने की बजाय उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैं लखनऊ गया था। लखनऊ का वो सारा इलाका, हजरतगंज वाला इलाका, बहुत सारी जो पुरानी वहां पे जो बावड़ी है, उस इलाके को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले कई समय से वहां सफाई तक नहीं हो रही है। मैं रायपुर के मतलब छोड़ दीजिए, हर शहर में एक इलाका ऐसा होता है जहां पर मुस्लिमों की आबादी काफी रहती है। आप पुराने उन शहरों में जाके देखिए, कोई नागरिक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, कोई वहां पे भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप इसके लिए जो कमेटियां बनी थी, शायद सच्चर कमेटी इसके लिए बनी थी कि मुस्लिम लोगों के आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, उस पर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो केवल ये आइडेंटिफाई करने से कि आप जाइए और उन लोगों से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाइए। अब जो है पिछले कुछ समय से ये बहुत सही और बहुत स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि ये जो है ये केवल चुनावी एक जीतने का जो है नाटक है। उसका कारण ये है कि इस समय जो है राहुल गांधी निकल पड़े हैं सड़कों पे और वो कह रहे हैं कि नफरत को खत्म कीजिए। तो ये जो नफरत को खत्म करना जो है दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करना है। इसलिए ये सावधानी अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये की जा रही है। जैसा मैंने कल भी कहा था कि अब वो समय गया कि जब अखबार वाले अंदर घुस के जाते थे और वो खबरें ले आते थे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पर्सनल लेवल पे या स्टेज के पीछे क्या चर्चाएं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अनऑफिशियली और उसके बारे में कोई सामने नहीं लाया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया जाएगा,
लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी की इस पद यात्रा के ऊपर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई होगी। वरुण गांधी की जहां तक मैं बात करूं तो वरुण गांधी और मेनका गांधी के सामने सबसे बड़ी बात समस्या यह है कि 2024 में उन्हें टिकट मिलता है या नहीं मिलता। जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलते थे, उन्हें निकाला नहीं गया, धीरे धीरे वो खुद ही दूसरी पार्टी में चले गए। तो यही शायद मेनका गांधी को और वरुण गांधी को करना पड़ेगा। वरुण गांधी के साथ स्थिति यह है कि वो तो कई तरह की संस्कृतियों का संगम है। उनके यहाँ उनकी माँ जो है वो सिख परिवार से हैं, फिरोज गांधी जो है वो पारसी थे, दादी हिंदू थी, पिता भी एक तरह से हिंदू कहा जाए। तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जाए तो जाए किधर। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 शायद, एक तो पहले से कार्यकारिणी से तो हटा ही दिया गया मेनका गांधी को, मेरे ख्याल से वो तो शायद कार्यकारिणी की सदस्य भी नहीं है। तो अब 2024 में शायद इन्हें बाहर का रास्ता चाहे न दिखाया जाए, लेकिन इन्हें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। और अब जो है यही वरुण गांधी थे जो कहते थे कि जो हिंदुओं की आंख उठाकर देखेगा हम उसके हाथ काट देंगे। और अभी एक हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले उनका एक वीडियो आया जिसमें बहुत ही प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। तो प्रेम की जो भाषा है जो इस समय सड़कों पर सुनाई दे रही है हमें राहुल गांधी की यात्रा के जरिए, ये व्यक्तिगत तौर पे भी असर कर रही है, अब पार्टी के तौर पर भी असर कर रही है। अब मुझे फिर से लगता है कि सबसे बड़ी चिंता जो कुछ सामने आया स्टेज पर, जो कुछ कहा गया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो है कि जो बताया नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लेके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चिंताएं प्रकट की होंगी और इसका पर्दे के पीछे जो है वो काट जरूर खोजा जाएगा। अब देखने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव को जीतने के लिए क्या करती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें जीतने के पूरे प्रयास करने चाहिए। जगत प्रकाश नड्डा ने स्पष्ट कहा हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। मानो कि ये आपने लिखा हुआ है और आपकी कोई जनता क्या निर्णय देती है तो जनता पर है। आप इस कैसे कर सकते हैं कि हमें कोई भी चुनाव नहीं हारना है। तो अब देखना है कि उसके लिए क्या क्या किया जाएगा। हाँ, और बहुत सारी चीजें जो डिस्कस हुई होंगी उसमें शायद ईवीएम पे भी बात की होगी कि भाई जो ईवीएम छुपा के रखी गई है उस पर तेल पानी वगैरह कुछ डालो, उसको ठीक करो ताकि कुछ चुनाव का समय आ रहा है। तो ये जो है धीरे धीरे बहुत सारी चीजें शायद अगले कुछ दिनों में हमें पता चलेगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छिपी हुई क्या रणनीति जो है वो तय की गई है, वही महत्वपूर्ण है। ये जितना कुछ हुआ हम इसको कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। जगत प्रकाश नड्डा फिर से अध्यक्ष बन गए तो कौन सी बड़ी बात है। उससे अच्छा अध्यक्ष कहाँ मिलेगा जिसको आप ठेल के भी स्टेज से किनारे कर देंगे तो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, वो फिर से वापस आ जाएगा स्वागत करने अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का। मुझे लगता है अगले कुछ समय में देखिए ये जब अनफोल्ड होगा बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा है, तब पता चलेगा कि वो कैसे काउंटर करने जा रहे हैं राहुल की इस यात्रा को। राजीव जी। जी जी, एक तो